हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में अब तक हमने आदिकाल का जो नामकरण है उसका काल विभाजन है वो कर लिया था हमने, और आदिकाल के रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरण माने और किन 12 पुस्तकों को आदिकाल में उन्होंने स्थान दिया है ये किया था। आज हम चारों प्रकरण पढ़ेंगे। किस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में किसको क्या स्थान दिया है। सबसे पहले करेंगे हम प्रकरण 1, जिसमें क्या है, एक सामान्य परिचय है। ये याद करना जरूरी है, पूछ ही सकते हैं प्रकरण 1 में क्या है, तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी दो मूल विशेषताओं का वर्णन किया गया है। देखो बिल्कुल ध्यान से, क्या किया गया है, दो मूल विशेषता। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के आरंभ में कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है, तो दो मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी हैं। कितनी अवस्थाएं मानी? 3 अवस्थाएं मानी है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ से भी बनेगा कि ये कोटेशन किसकी है, कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद भी समझा जाता था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट करते रहना साथ साथ में। ये किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, और उन्होंने दोहा या गाथा कहने से किसका बोध हुआ? प्राकृत का। दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का बोध होता है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाष हिंदी किसका यूज किया है? प्राकृत भाष हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था, ये याद रखना। प्राकृत की, एक तो इन्होंने प्राकृत की अंतिम अवस्था, ऊपर भी इन्होंने प्राकृत की अंतिम अवस्था को ही कहा था, ये याद रखना। जो प्राकृत की अंतिम अवस्था है वो किससे रिलेटेड है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है। और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पुरानी हिंदी और प्राकृत की अंतिम अवस्था शब्दों का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बोधों, यानी कि जो सिद्ध थे, बोध और सिद्ध दोनों थे, योग मार्गी की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी, देखो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण लगता है। क्या माना उन्होंने? जो प्राकृत अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के जो पदों का सबसे पुराना पता है, जो सबसे पहला पता उन्होंने कहाँ से माना? जो बोध और सिद्ध हैं। बोध और सिद्ध के जो योग मार्गी हैं, बोध और सिद्ध के जो योग मार्गी हैं, उनका समय क्या था? विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण, यानी कि जो 7वीं शताब्दी थी वो बिल्कुल क्या थी? अपने अंतिम चरण में थी। और जो 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण था उसमें भी बोध और सिद्ध के जो योग मार्गी थे उनसे क्या था? अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के जो क्या पद मिले थे। मुंज और भोज, देखो मुंज और भोज के समय, यानी कि संवत 1050 के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। जो शुद्ध साहित्य था, जो जिसमें रचनाएं हो सकती थी, यानी कि जो 1050 से पहले का समय है, उससे पहले का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध नहीं माना था। उसमें रचनाएं नहीं हो सकती थी, शुद्ध रचनाएं नहीं थी। लेकिन जो बिल्कुल शुद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक रचनाएं थी वो कहाँ से शुरू मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? एक तो मुंज और भोज के समय, और समय क्या माना है? 1050 संवत के लगभग। ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार हुआ था शुद्ध साहित्य का, वो कब हुआ था? संवत 1050 से माना गया है।
या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 ये विक्रम संवत है तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक माना है। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो आपको याद होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक या किसके समय तक महाराजा भोज यानी कि जो 1050 है, ये इसमें किसका समय आएगा, महाराजा भोज का समय है। और जो 1375 है, इसमें किसका समय माना गया है, हमीरदेव का समय माना गया। भोज और हमीरदेव के समय तक के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। तो 1050 में कौन थे, राजा भोज। 1375 में कौन थे, हमीरदेव। इन दोनों के समय तो इन्होंने क्या, आदिकाल के संवत 1050 से लेकर 1375 तक, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी कि इन्होंने आदिकाल का जो आविर्भाव है, जो समय माना है, यहाँ तक माना गया है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रचनाएं हुई हैं वो उन्होंने क्या मानी है, शुद्ध साहित्यक मानी है। आदिकाल का जो बिल्कुल सही समय, शुद्ध साहित्य समय माना है, वो ये था 1050 से 1375 तक। हम सिर्फ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सिर्फ जितना इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ज़्यादा पूरी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरी बुक सभी ने पढ़ रखी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब सभी को पता है कि जो पैटर्न है हर बार चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर है जो थोड़ा टफ भी हो रहा है, तो हमें एक एक पॉइंट क्या है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि प्रथम सिद्ध सरहप्पा का समय राहुल साकर्त्यायन के अनुसार संवत 769 ईस्वी स्वीकार किया गया। ये किसके अनुसार है, ये राहुल साकर्त्यायन के अनुसार है, किंतु शुक्ल जी ने इनका समय 633 ईस्वी, देखो शुक्ल ने तो 633 माना, लेकिन राहुल साकर्त्यायन ने जो है वो 769 ईस्वी माना है और विक्रमी संवत 690 माना था। इसी आधार पर उन्होंने 8वीं सदी के बजाय 7वीं सदी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों को प्राप्ति मानी है। 8वीं शताब्दी नहीं मानी है, 7वीं शताब्दी मानी है। किसने मानी है, शुक्ल ने मानी है। और उनसे क्या किया है इन्होंने, सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति। क्वेश्चन ये बन सकता कि जो सिद्धों की रचनाएं हैं उसमें अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति किस शताब्दी से मानी गई है, तो 7वीं शताब्दी से मानी गई है। क्यों मानी गई है, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल है उसने जो सरहप्पा का समय माना वो 633 ईस्वी माना है, तो इसलिए क्या है, ये 7वीं सदी मानी गई है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो प्रकरण 1 था वो कंप्लीट हो गया। प्रकरण में एक सामान्य परिचय दिया गया था कि इसमें अपभ्रंश की जो प्राकृत भाषा है, किससे क्या होता है, और जो आदिकाल का समय है वो कब से कब तक माना गया। जैसे कि हम अपना सामान्य परिचय देते हैं, वैसे ही आदिकाल का जो सामान्य परिचय है वो अब किस में है, प्रकरण 1 में है। अब हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। प्रकरण 2 में क्या दिया गया है, प्रकरण 2 में जो है वो अपभ्रंश काव्य है। साथ में क्या है, इन्होंने नाथ, जैन, सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन और सिद्ध ये तीनों किस में रखे हैं, बौद्ध भी, ये तीनों किस में, चारों किस में रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 2 में रखे हैं। इनको प्रकरण 2 में स्थान दिया है। क्वेश्चन पूछ ले कि जो नाथ, जैन, सिद्ध और बौद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस प्रकरण में है ये, तो आपको प्रकरण चारों दिया जाए, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, तो ये चारों किस में है, प्रकरण 2 में है। प्रकरण 1 में क्या था, हमारा सामान्य परिचय था। अब देखो अपभ्रंश काव्य है प्रकरण 2 में। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किसके अकॉर्डिंग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य को आविर्भाव समझना चाहिए। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश। नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। कौन कौन सी थी, नीति भी थी, श्रृंगार भी और वीर भी थी। साथ में और क्या था, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें क्या देते थे, उपदेश देते थे। किस में देते थे, प्राचीन अपभ्रंश में देते थे। तो देखो इसमें आ गया ना जैन और बौद्ध, ये जैन और बौद्ध किस में थे, अपभ्रंश 2 में है, प्रकरण 2 में है। अब देखो प्राकृत से
बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना सा पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। कब चला था? जब प्राकृत का जो रूप बिगड़कर जो आम बोलचाल में आ गया था, यहीं से इसका नाम बिगड़कर क्या हो गया था? अपभ्रंश। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती थी। जब भी वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, क्योंकि इसमें क्या था, जो साहित्य था वो किस में लिखा जाने लगा? अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अब कोई भी चीज़ है वो बड़े लेवल पे लिखी जाएगी तो वो क्या होगी? इम्पोर्टेंट होगी, उसको कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। अब कोई नॉर्मल चीज़ है आम बोलचाल में तो उसका ज़्यादा कोई पूछता नहीं, ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। तो जब भी वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए क्या है? अपभ्रंश शब्द का क्या होने लगा? व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश का नाम का इतिहास इस प्रकार है। अब हम देखेंगे कि जो अपभ्रंश का नाम है वो कैसे पड़ा था, किस के अकॉर्डिंग किसने क्या कहा था। एक मिनट। तो जो अपभ्रंश का इतिहास है क्या है, स्टार्टिंग से देखो। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा था। क्यों? क्योंकि जब तक साहित्य में ये यूज नहीं होती थी तब तक ये क्या थी? एक देश भाषा में ही यूज होती थी। तो भरत मुनि ने इसको फिर भी जब ये साहित्य में यूज हुई तो भरत मुनि ने इसको फिर भी अपभ्रंश नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? देश भाषा ही कहा। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन बन सकता। भरत मुनि ने साहित्य में उपयोग होने के बाद अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो आपको कुछ भी दे देंगे तो देश भाषा ही कहा उसको। वर रुचि की प्राकट प्रकाश, वर रुचि देखो, प्राकट प्रकाश किसका है? वर रुचि का है। वर रुचि के प्राकट प्रकाश में उल्लेख नहीं है, यानी कि जो अपभ्रंश है इसका क्या है? जो वर रुचि की रचना प्राकट प्रकाश है इसमें इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक कि अपभ्रंश का जो पहल वर्णन है वो कहाँ पर मिला था? तो राजा धारसेन द्वितीय के जो शिलालेख थे उनमें मिलता है। उन्होंने जो अपनी रचनाएं क्या किया था? शिलाओं पर अंकित करवाई थी और वहीं से उन्होंने जब खोज के अनुसार मिले थे तो वहाँ पे अपभ्रंश भाषा दिखाई दी थी शिलालेखों में, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, इम्पोर्टेंट है कि पिता पूछ सकते हैं, कुछ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा था। किसको कितनी थी? संस्कृत थी, प्राकृत और अपभ्रंश, 3 भाषाएं थी और इन तीनों भाषाओं का कवि कहा था। किसने कहा था? दारसेन ने कहा था। किसको कहा था? अपने पिता गुहसेन को कहा था। कितनी भाषाएं थी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश थी। और जो ये 3 भाषा थी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन्हीं तीनों भाषाओं का उल्लेख किसने किया? भामह ने इन तीनों भाषाओं का उल्लेख किया था। बाण ने हरिश्चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया था। किसने? जो बाण थे उन्होंने अपनी रचना हरिश्चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ साथ संस्कृत की रचना थी और इसमें क्या था? संस्कृत कवियों का वर्णन था, साथ साथ में इन्होंने क्या किया था? भाषा कवियों का भी उल्लेख किया था। अब देखो, जैन श्री देवनाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है। जो जैन श्री देवनाथ थे इनका वर्णन किस में? प्रकरण 2 में। किंतु शुक्ल जी को की स्पष्ट मान्यता है, लेकिन एक स्पष्ट मान्यता भी शुक्ल जी के अनुसार हम उसको भी देख लेते हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं तो साहित्य की कोटि में नहीं आते, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। सभी को पता है जो नाथ और जैन थे, नाथ और सिद्ध थे, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको आदिकाल में कहीं भी स्थान नहीं दिया। इन्होंने इनकी रचनाओं को मतलब कि जो रचनाएं थी इनकी वो इस साहित्य के क्या थी? लायक नहीं मानी थी। उन्होंने इनको कहीं भी स्थान नहीं दिया था। तो उनकी रचनाएं किनकी? सिद्धों व नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। इसी के आधार पर ये इनको साहित्य में मानते नहीं थे, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती और उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं।
आगे देखते हैं। सिद्ध व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति। उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों की नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री क्या थी, सदुकड़ी भाषा में थी। कबीर की सभी को पता है कि जो भाषा थी वो कैसी थी, सदुकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। जैन सिद्ध नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम में किया गया है। अब कौन कौन से देते देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतंग, विद्याधर सारंगधर की क्या थी, हमीरा सो, विद्यापति की कौन सी कीर्ति, लता कीर्ति पताका थी। ये इम्पोर्टेंट है कि किसकी कौन सी रचना थी, और ये कौन थे, जैन कवि थे। अब जैन ग्रंथकार हम देखो, देवसेन के कौन से ग्रंथ है, श्रावकाचार, दब साहब पयास या दब सवा स्वभाव प्रयास। पुष्पदंत का ग्रंथ था आदि पुराण। उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। जो जैन ग्रंथकार थे उनमें से किन का उल्लेख किया है, इन्हीं का उल्लेख जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसके अतिरिक्त पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योग सारजस चरियु, नय कुमार चरियु का नाम भी दिया गया है। यानी कि जो जैन ग्रंथकार थे देवसेन, पुष्पदंत, इनका तो वर्णन किया, साथ में इन्होंने योग सारजस चरियु, नय कुमार चरियु जो रचना थी इनका भी इन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है। अब देखिए चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर इसको देख लेते हैं। अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानी, तुलसी के रामचरितमानस, छतर प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत आदि काव्यों में पाते हैं। अब है देखो प्रकरण 13। प्रकरण 1 में हमारा क्या था, सामान्य परिचय। प्रकरण 2 में क्या था, हमारा अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 में कौन कौन है, सिद्ध, नाथ, जैन, बौद्ध साहित्य हैं। अब प्रकरण 3, प्रकरण 3 में इन्होंने किसको रखा है, देश भाषा काव्य या वीर काल, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। इस प्रकरण में देश भाषा, उसमें उचित रासो काव्य 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। प्रकरण 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों का वर्णन किया, 7 ग्रंथों का वर्णन किया है। वे 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं, खुमान रासो किसकी है, दलपति विजय की। बीसलदेव रासो नरपति नाहला की। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। परमाल रासो जगनी की है और रनमल श्रीधर की। ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना कि प्रकरण 3 में कितने ग्रंथ थे, 7 कौन कौन से थे ये भी। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में 8 हैं वे देश भाषा काव्य में रखा गया है, जिनमें 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। आदिकाल की हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो 12 पुस्तक हैं इनको स्थान दिया है। 8 थी वे देश भाषा काव्य थी। और प्रकरण 3 में कितने वर्णन है, 6 का वर्णन दिया गया। शेष 2 विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलिया को प्रकरण 4 में, जो विद्यापति और खुसरो उनका स्थान इन्होंने प्रकरण 4 में दिया है। इसका कारण उनमें विषय वस्तु भाषा संबंधी विभिन्नता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी नोट करना कितनी पुस्तक हैं और किनको स्थान दिया। प्रकरण 3 में किनको स्थान है, प्रकरण 4 में किसको रखा गया है। अब देखो प्रकरण 3 में जो बुक हैं, जो पुस्तक हैं वो कौन सी, एक तो बीसलदेव रासो है। बीसलदेव रासो को इन्होंने श्रृंगार और वीर दोनों कहा है। किसकी है, नरपति नाहला की। किसका वर्णन है, राजमती और बीसलदेव का। बीसलदेव रासो के निर्माण काल को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, ये इम्पोर्टेंट है। 12 से बहुतरा मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभी, शारदा तूठी ब्रह्मा कुमारी। ये कोटेशन देके पूछ लिया जाएगा कि किस रचना की शुरुआत में है, तो ये बीसलदेव रासो की है। 12 से बहुतरा का अर्थ है 1212 विक्रमी संवत। बीसलदेव रासो कितने खंडों में है, 4 खंड में। मैंने इनका एक शॉर्ट्स भी बना के डाला हुआ बीसलदेव रासो के बारे में। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ था। अब इसके खंड कौन कौन से ये भी इम्पोर्टेंट है, हम चारों खंड देखेंगे। पहले खंड में क्या है, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के सांभर बीसलदेव से विवाह होना। दूसरे में क्या है, राजमती के आत रूठ कर उड़ीसा चली जाती है और वहाँ की कब ने 1 वर्ष रहती है। तीसरे में क्या है, विरह का वर्णन दिया हुआ है और बीसलदेव कहाँ आते हैं, उड़ीसा वापस लौट आते हैं। चौथे में क्या है, भोज अपनी पुत्री को अपने घर ले जाता है तथा बीसलदेव वहाँ आकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले जाता है।
ये 4 खंडों में इनका वर्णन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो, ये भी किसमें, प्रकरण 3 में है। ये यानी कि चंद्रबदाई हिंदी के प्रथम कवि महाकवि माने हैं और इनकी जो रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य शुक्ल ने माना है। इम्पोर्टेंट है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन, ये इम्पोर्टेंट है कि जो पृथ्वीराज और चंद्रबदाई दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दोनों एक ही दिन मरे थे और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे तथा षड भाषा यानी कि 6 भाषाओं का वर्णन जानते थे। व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक अनेक विद्वाओं में क्या थे, पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। इनकी कृपा से अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, तो देवी भी पूछ सकते हैं क्या, जालंधरी देवी। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग ही नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा ये क्या थे, महाराज के साथ ही रहते थे। जहाँ जो बातें होती थी वे सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, 2500। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्यतः जो छंद हैं वो कौन से, कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब साबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो पुस्तक देकर उसका पूर्ण करने का संकेत दे गए थे। इसमें कोटेशन पूछी जाती है, ये वाली पूछी जाती है कि पुस्तक जलन हथ दे चले, तो ये पूछी जाती किस पुस्तक के संदर्भ में है, तो ये किसकी, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। फ्रेंड्स, हमने प्रकरण 3 कर लिए हैं। अब हमारा प्रकरण रहता है प्रकरण 4। प्रकरण 4 को हम कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको पढ़ोगे, नोट्स भी बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और साथ में याद भी करना है। अब हम इसमें प्रकरण 4 को और साथ में आदिकाल की जो रचनाएं हैं, जैन हैं, सिद्ध हैं, बौद्ध हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, हम इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो आदिकाल की प्रश्नोत्तरी है वो क्या करेंगे, जो DSSB की PYQ हैं उसको साथ में लेकर के हम क्या करेंगे, इनकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो इनको आप नोट्स बनाकर तैयारी करते रहिए। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का नहीं पता कब हो जाए और सभी को पता है कि एग्ज़ाम जितना लेट है उतनी ही जल्दी फिर ये होगा भी। थैंक यू फ्रेंड्स।